स्टूडेंट, मैं सतीश कुमार आपको अपने चैनल फिजिक्स गुरु सतीश सर में स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर अ साइंस स्टूडेंट। आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो या मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एरर्स इन मेजरमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंस में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। साइंस का हार्ट क्या है? तो एक्सपेरिमेंट है ना। और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो हमारा मेजरमेंट जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इसमें कुछ अशुद्धियाँ रहती है। उसी अशुद्धियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, तो पूरा वीडियो को आप लोग देखिए। एक बात और कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर जरूर करिए, और अब पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। जैसा बताया, एरर्स है क्या, है ना। एरर्स है क्या समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक रॉड का लेंथ हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्केल से। ये रॉड है, इस रॉड का लेंथ मेजर करना है मीटर स्केल से। तो मीटर स्केल पे जानते हैं बच्चों क्या क्या रहता है। सपोज करिए एक मीटर स्केल है, तो इस मीटर स्केल पे क्या क्या डिवीजन होता है? तो इस पे डिवीजन होता है एक इस तरह का बड़ा बड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर। इसको हम लोग इस डिवीजन को बोलते हैं सेंटीमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, इस तरह का डिवीजन होता है। और इसमें भी छोटे छोटे डिवीजन होते हैं। ठीक है, 10-10 इस तरह से। तो 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि इसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर, है ना। सेंटीमीटर के 10वें भाग को क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर है वो 10 डिवीजन में डिवाइडेड रहता है और प्रत्येक डिवीजन को क्या बोलते हैं? 1 मिलीमीटर बोलते हैं। अब सपोज करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, सपोज करें 12 सेंटीमीटर का ये स्केल है ना। इसमें 2 डिवीजन है, सेंटीमीटर का डिवीजन है और दूसरा मिलीमीटर का डिवीजन है। इससे इस रॉड के लेंथ की लंबाई को मापना है। तो क्या करेंगे? इसको ले जाएंगे इसके पास और जीरो को कहाँ? जीरो वाले एंड को इस एंड के पास रखेंगे, है ना। और इससे कंपेयर करेंगे रॉड को, है ना, इस तरह से। सपोज करिए स्केल रखे हैं हम लोग, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसमें 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग 10 डिवीजन बना दिए, 10 इक्वल डिवीजन बनाए। ठीक है, अब इससे जो मेजरमेंट हमारा आएगा तो 0 से लेकर के 8 यहाँ तक तो हमारा आ जा रहा है, तो 8 सेंटीमीटर होगा।
इसके बाद देखिए मिलीमीटर में तो 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर आया। अब 6 के बाद 7 के पहले है, 6 के बाद 7 से पहले, यानी कि 7 मिलीमीटर ये नहीं होगा, 6 मिलीमीटर तक ही आया। लेकिन क्या 6 मिलीमीटर के बराबर भी नहीं, 6 मिलीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम लोग कितना लिखें, 7 लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, 7 लिखें या 6 लिखें, यही ना कन्फ्यूजन है ना, क्या कन्फ्यूजन। ठीक है, तो हम लोग 6 लिख दिए। अब शेष जो आया तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी। जो ये हमारा वैल्यू है इसके आगे क्या होगा ये हमको पता नहीं है। तो ये जो वैल्यू है 8.6 होगा या 8.7 होगा, तो ये जो डिजिट है लास्ट डिजिट, ये अनसर्टेन डिजिट कहेंगे। क्या बोलेंगे, अनसर्टेन डिजिट, यानी कि वो एक्चुअल नहीं है। 6 होगा या 7 होगा, इसकी ये निश्चित 6 तो होगा, लेकिन ये 7 होगा कि नहीं होगा इसकी जानकारी भी है। 6 और 7 के बीच का, ये क्या है, 6 और 7 के बीच का, ना 6 है और ना 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन से देख लेंगे कि कितना आगे है। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन है उस डिवीजन में कितना फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसको कर दिए कि चलो भाई इसको थोड़ा सा और बड़ा है तो इसको 4 कर दिए। तो ये 6 तक के तो हमारा आ गया, 6 तक का जो है वो हमारा एग्जैक्ट मिल गया है 8.6 सेंटीमीटर। ये जो 4 आया 4, इसका रीडिंग करना इस स्केल से संभव नहीं है, क्योंकि मिलीमीटर से छोटा डिवीजन इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मिलीमीटर से छोटा डिवीजन अवेलेबल नहीं है, तो 8.6 सेंटीमीटर तो हम लोग मेजर कर लिए, लेकिन उसके आगे क्या होगा उसकी जानकारी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, फ्रैक्शन को एज्यूम कर लिया कि इतना होगा। तो ये जो 4 आया ये हो जाएगा हमारा अनसर्टेन डिजिट। इसी को हम लोग बोलेंगे ईरर। एक तो ये कॉजेज है ना। दूसरा कॉज और क्या हो सकता है, तो दूसरा कॉज ये हो सकता है, ये जो डिवीजन किया हुआ है इसका कैलिब्रेशन सही नहीं है, यानी कि डिवीजन जो 10 किया गया है वो सही से नहीं किया गया है डिवीजन, है ना। तो वो भी एक हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी सही से डिजाइन नहीं है, तो उसके कारण भी हो सकता है। रीडिंग लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारे कॉजेज हैं ईरर्स के। तो सबसे पहले ईरर्स का हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों, तो ईरर्स का डेफिनेशन होगा इन एवरी रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट measured by any instrument have some uncertainty. Uncertainty called errors। error उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी मेजरमेंट रिजल्ट हो किसी मेजरमेंट का, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है ना। एरर कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का हो सकता है एरर। एरर को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, 2 टाइप में। कौन का, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स।
बट सिस्टमेटिक एरर्स किसको कहेंगे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो सिस्टमेटिक एरर्स जो होंगे वो किसी एक डायरेक्शन में होंगे। यानी एक डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, या तो जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उससे जितना भी मेजरमेंट होगा वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगा या ट्रू वैल्यू से कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार मेजर किए तो ज़्यादा आ रहा है, दूसरी बार मेजर किए फिर कम आ रहा है, फिर मेजर किए ज़्यादा आ रहा है, फिर मेजर किए कम आ रहा है, मतलब रैंडम नहीं होगा, है ना। तो सिस्टमेटिक एरर्स का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, दोज एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स का डेफिनेशन those errors that tends to be in one direction, either in positive direction or in negative direction। यदि किसी एक चीज को मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, किसी भी चीज का किसी एक इंस्ट्रूमेंट से, और उस मेजरमेंट को एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में होता है कि एक मेजरमेंट नहीं बल्कि अनेकों मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बार बार मेजर कर रहे हैं और बार बार जो वैल्यू आ रहा है वो ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी का, उस एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है ना, हर बार ज़्यादा आ रहा है या हर बार कम आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे, ठीक है। तो रैंडम एरर किसको होंगे, तो दोज एरर्स व्हिच अकर्स इन रैंडम डायरेक्शन इरेगुलरली, है ना, दोज एरर्स व्हिच अकर्स irregularly, those errors which occurs irregularly। irregularly कहने का मतलब क्या हुआ, कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को सेम इंस्ट्रूमेंट से बार बार मेजर करने पे कभी ट्रू वैल्यू के ज़्यादा आ रहा है मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और कभी ट्रू वैल्यू के से कम आ रहा है मेजर्ड वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर एरर्स। इरेगुलर एरर्स होने का कारण भी, रैंडम एरर्स होने का कारण भी रैंडम कॉजेज ही होता है। यानी कि जिस हम मेजरमेंट ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, उस समय फ्लैक्चुएशन आ जाए सडनली, कभी टेम्परेचर का यदि ले रहे हैं सडनली टेम्परेचर बढ़ गया, कोई और कारण हुआ जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर हम लोग वोल्टेज का या करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस समय वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन हुआ, तो इस कारण से हमारा जो मेजर्ड वैल्यू आएगा कभी ज़्यादा कभी कम आ सकता है, ठीक है। तो ये सभी कॉजेज हो गए रैंडम एरर्स के, ठीक है। चलिए अब सिस्टमेटिक एरर्स जो है, सिस्टमेटिक एरर्स को मतलब मिनिमाइज किया जा सकता है, जबकि रैंडम एरर्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। रैंडम एरर्स पे कोई कंट्रोल एक्सपेरिमेंटर का नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक एरर्स पे कंट्रोल है। अब सिस्टमेटिक एरर्स के क्या कॉजेज हैं और क्या सोर्सेज हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। sources of systematic errors। sources of systematic errors। तो
एक सोर्स तो ये हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, यानी कि इम्परफेक्ट डिजाइन, और कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक तो ये हो गया कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वही सही से डिजाइन नहीं है। दूसरा, जीरो एरर। जीरो एरर्स किसको कहेंगे? तो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होता है, एक स्केल को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल और दूसरे को बोलते हैं वर्नियर स्केल। और जिस समय मेजरमेंट करने के पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका जो जीरो रहता है वो जीरो को हम लोग को सेट करना पड़ता है, जीरो वैल्यू को। तो जीरो को सेट करने के लिए यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का जो जीरो है वो दोनों क्या होना चाहिए, एक जगह पे रहना चाहिए, ठीक है, दोनों मैच करना चाहिए, मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो फिर जो हमारा मेजरमेंट आएगा वो क्या आएगा, उसमें अशुद्धियां रहेगा, ठीक है। तो ये कभी कभी डिजाइन करते समय, इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते समय सही से नहीं हो पाता है और वो जीरो मैच नहीं करता यदि इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एरर्स। और भी कॉजेज हो सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा कॉजेज इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सपोज करिए आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं थर्मोमीटर से, ठीक है। तो थर्मोमीटर से आप जब बॉडी का टेम्परेचर करते हैं तो निश्चित रूप से आप कहाँ पे रखते हैं, अपने कांख में दबा करके रखते हैं। थर्मोमीटर के जो आगे का भाग रहता है ना, उसको मेटल का जो भाग रहता है उसको अपने कांख में दबा कर रखते हैं। तो जो टेम्परेचर देता है वो थर्मोमीटर, उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा कुछ कम होता है ना। और भी कॉजेज हो सकते हैं कि जहाँ जिस समय रखे यहाँ पे सपोज करिए वहाँ पे पसीना हो, है ना, और भी कुछ कारण हो जिसके कारण वो एक्चुअल टेम्परेचर नहीं देगा, तो ये इम्परफेक्ट टेक्निक हुआ, ठीक है। तो ये कॉजेज हो सकते हैं किसका, सिस्टमेटिक एरर का। तो हमेशा जो आएगा वो जैसा कि बताया कि जब बॉडी टेम्परेचर मापिएगा तो हमेशा क्या आएगा, लेस देन द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और क्या हो सकता है, तीसरा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर्स में क्या क्या आ जाएगा, केयरलेसनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो मेजरमेंट सही से नहीं कर रहा है ना, ये आ सकता है। पर्सनल वाइजिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटर, है ना, ये सभी कॉजेज हैं। जैसे पर्सनल वाइज में आप कहेंगे, सपोज करिए वोल्ट मीटर है
वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, नीडल रहता है, ठीक है। नीडल इस तरह से रहता है। तो जो नीडल रहता है और ये जो मीटर स्केल, जिस पे जो स्केल बना हुआ रहता है, उस स्केल और रीडिंग के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। कुछ गैप रहता है जिसके कारण वो नीडल जो है आसानी से कोलैबोरेट कर सके, आसानी से घूम सके, ठीक है। इसके लिए नीडल को आसानी से घूमने के लिए ये इसमें जो स्केल रहता है उसमें सटा हुआ नीडल नहीं रहता। नीडल हमेशा थोड़ा सा कुछ दोनों के बीच में गैप रहता है। गैप रहता है तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो मेजरमेंट ले रहा है, वो यदि इस डायरेक्शन से देखेगा, इधर से देखेगा, तो उसको लगेगा कि ये जो है थोड़ा सा इधर आया हुआ है, ठीक है। नीडल थोड़ा सा आगे है। और इधर से देखेगा तो लगेगा नीडल थोड़ा इधर है, ठीक है। तो इस कारण से जो वैल्यू में ये नोट करेगा वो एक्चुअल वैल्यू से अंतर रहेगा। एक्चुअल वैल्यू से क्या रहेगा, अंतर रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं पैरेलैक्स का। ये कारण क्या है, तो पैरेलैक्स आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो बड़ा आसान सा एक टेक्निक बताता हूँ। आप वॉल पे या कहीं पे एक छोटा सा डॉट कर लीजिए। डॉट करके एक पेंसिल या कोई भी इस तरह का पतला चीज उठाइए और एक आंख को बंद करिए इस तरह से, और इससे डॉट को ढकने का प्रयास करिए। ढक दीजिए, ढक गया। अब दूसरा काम क्या करना है, इसको हिलाना नहीं है, यहीं रखना है पेंसिल को, और दूसरे आंख को बंद करना है और पहले वाला जिसको बंद उससे देखना। तो आप देखेंगे कि डॉट दिख रहा है, यानी डॉट जो है इधर हो गया है, कुछ शिफ्ट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। तो इस कारण से भी सिस्टमेटिक एरर आ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लीस्ट काउंट एरर। सबसे पहले आते हैं लीस्ट काउंट है क्या। तो लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट मतलब कम, छोटा, काउंट मीन्स काउंटिंग, है ना। लीस्ट काउंट मतलब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो सबसे छोटा वैल्यू मापा जा सकता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट division of a measuring instrument the smallest division of a measuring instrument is called least count of that instrument. Example, least count of meter scale कितना होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर होता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि मिलीमीटर का 10th भाग को भी ये मेजर करता है, यानी कि मिलीमीटर का भी 10th डिवीजन में बांट दिया गया 1 मिलीमीटर को। उसका लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज या स्फेरोमीटर, स्क्रू गॉज या स्फेरोमीटर सेम ही, एक ही चीज होता है, इज 0.001 सेंटीमीटर,
यानी कि 1 मिलीमीटर के इसको 100 डिवीजन में बांट दिया गया। ठीक है, तो सभी डिवाइस, 3 डिवाइस है, तीनों डिवाइस का अलग अलग लीस्ट काउंट है। यानी लीस्ट काउंट का मतलब मिनिमम डिवीजन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। मिनिमम डिवीजन का मतलब है कि उससे छोटा वो नहीं माप सकता है, जो मिनिमम डिवीजन हो उससे छोटा वो इंस्ट्रूमेंट नहीं माप सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका एक और नाम है रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि वर्नियर कैलिपर्स का रिजोल्यूशन सेंटीमीटर में क्या होगा, तो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर। इसके नीचे आ जाएगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप का कितना हो जाएगा, तो 0.0001 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो ये सभी। अब सपोज करिए कोई एक रॉड है, इसका लेंथ मेजर करने के लिए आपको दिया गया है। इस लेंथ का, इस रॉड का ट्रू वैल्यू, ट्रू लेंथ जो है 8.678 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस रॉड के लेंथ को मेजर करने के लिए आपको दिया गया मीटर स्केल। क्या दिया गया, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल सपोज करें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा स्केल है, मीटर स्केल है। तो मीटर स्केल से मेजरमेंट इसका कितना आएगा, 8.6 सेंटीमीटर। इसके आगे हम लोग, इससे आगे हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, इससे आगे हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमको मिला क्या, सपोज वर्नियर कैलिपर से हम लोग कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से। तो वर्नियर कैलिपर से हम लोग कितना कर सकते हैं, तो इसका सपोज करिए 8.5 और 6 सेंटीमीटर आया। वर्नियर कैलिपर से हम लोग किए तो 8.56 सेंटीमीटर आया। थर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग स्क्रू गॉज या स्फेरोमीटर का यूज किए। ठीक है, मीटर का यूज किए, तो इससे जो हमारा आया वैल्यू 8.562 सेंटीमीटर आया, ये आया। ठीक है, तो 3 स्केल हम लोगों ने यूज किया। तीनों स्केल से हम लोगों ने एक एक बार इस रॉड का लेंथ मेजर किया, जिसका कि ट्रू लेंथ कितना 8.678 सेंटीमीटर है। अब इसका 3 वैल्यू आया। पहला लेंथ जो आया, पहला हम लोग मीटर स्केल यूज किए तो उसे 8.6 सेंटीमीटर आया। हम लोग वर्नियर स्केल यूज किए 8.56 सेंटीमीटर आया, और स्फेरोमीटर यूज किए 8.562 सेंटीमीटर आया। 3 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जितना ज़्यादा प्रेसिजन है, यानी कि ये ज़्यादा प्रेसिजन इसका हो गया, क्योंकि ये मिलीमीटर के 100वां भाग तक के मेजर किया, और इसका प्रेसिजन कम हुआ क्योंकि ये सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर के 10वां भाग तक के ही मेजर कर पाया। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू आया ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब है, यानी कि जो मीटर स्केल हमने यूज किया उसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। किससे, वर्नियर कैलिपर से और स्फेरोमीटर से। वो इस एग्जाम्पल की बात हम कर रहे हैं, एक्चुअल में तो मेजरमेंट करने पे है ना। तो इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, यानी कि इसमें वर्नियर कैलिपर्स और स्फेरोमीटर में प्रॉब्लम आया होगा, जीरो एरर का, है ना, इस तरह का
प्रॉब्लम आया होगा, सही से फिक्स नहीं कर पाया होगा एक्सपेरिमेंटर, जिसके कारण, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट रिजल्ट। मोर एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा हुआ, 8.6 सेंटीमीटर, एंड मोर प्रिसाइज रिजल्ट कौन सा हुआ, तो 8.562 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो इससे आपको दो चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया, एक एक्यूरेसी और दूसरा प्रेसिजन। लीस्ट काउंट एरर, error, the errors associated with the resolution of measuring instrument is called least count error। जैसा कि बताया, मोर प्रिसाइज, ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका रिजल्ट ज़्यादा सही होने की संभावना है, बशर्ते कि जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट टेक्निक है वो सही हो, हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो सही तरीके से मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा उसका रेजोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट वो मेजरमेंट कर पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये लीस्ट काउंट एरर जो है दोनों तरह का हो सकता है। लीस्ट काउंट एरर सिस्टमेटिक एंड रैंडम बोथ हो सकता है, ठीक है। दोनों हो सकता है। जो लीस्ट काउंट एरर है वो सिस्टमेटिक एरर्स भी हो सकते हैं या रैंडम एरर्स भी हो सकते हैं, ठीक है।